गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे रेस। रेस क्या होती है, यानी हम प्रजाति को डिस्कस करेंगे कि प्रजाति क्या है, हम किन करते हैं। अगर हम रेस की बात करें या हम प्रजाति का अर्थ अगर देखें, तो जितने भी जो मानव शास्त्री यानी जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, जो ह्यूमन की स्टडी करते हैं, उन्होंने रंग रूप पर मानव समूह को वर्गीकृत किया है। ये जो मानव शास्त्री हैं, वो मानते हैं कि प्रजाति जो है एक जैविकीय या प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, यानी एक प्रकार का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। और इनके अनुसार शारीरिक लक्षणों के आधार पर एक विशिष्ट मानव समूह को प्रजाति कहा जाता है। यानी हम प्रजाति किसे कहेंगे? एक ऐसा समूह या ऐसा ग्रुप जिसके अंतर्गत जितने भी जो जो लोग हैं, उनकी शारीरिक विशेषताएं आपको एक जैसी नजर आती है, तो उसे हम प्रजाति कहेंगे। लेकिन अगर शारीरिक लक्षणों की बात करें, तो शारीरिक लक्षण जो होते हैं वह वंशानुक्रमण यानी हमारी जो जेनेटिक प्रोसेस चलती है उसके माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत ये स्थानांतरित होते रहते हैं। अतः इन पर पर्यावरण का जो प्रभाव होता है वह बहुत कम पड़ता है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें कि हम इन प्रजातियों को किस प्रकार से बांट सकते हैं, उससे पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि प्रजाति प्रजाति शब्द के लिए अंग्रेजी का जो शब्द है प्रयोग किया जाता है रेस। और रेस माना जाता है कि जो रेस शब्द है वह सर्वप्रथम फॉक्स महोदय द्वारा 1570 में बुक ऑफ मार्टियर्स, जो इनकी पुस्तक थी, इनके तत्पश्चात रेस का अर्थ इटालियन वर्ड रज्जा से लिया गया। और रज्जा जो है उसका अर्थ था परिवार, वंशानुक्रम या नस्ल, यानी हम ब्रीड की बात करते हैं। यानी यह एक प्रकार की नस्ल है या फिर एक वंशानुक्रम की अवधारणा के रूप में जानी जाती है। अब हम कुछ परिभाषाओं को डिस्कस करते हैं कि जो रेस है या प्रजाति है, इसकी क्या परिभाषा दी जा सकती है। सबसे पहली परिभाषा जो है वो इस प्रकार से है: द टर्म रेस यूजुअली connotes a group of people who have certain well marked characteristics in common। ऐसी परिभाषा हैडन ने दी है। हैडन की इस परिभाषा के अनुसार हम कह सकते हैं कि प्रजाति जो है वह एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है जिसकी सामान्य विशेषताएं एक दूसरे की समरूपी हो। यानी ऐसा ग्रुप जिसमें लोगों की जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो एक जैसी देखने को मिले, उसे हम प्रजाति कह सकते हैं। यह एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इसका अर्थ यह है, यानी इस जो प्राकृतिक लक्षण है वह दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के बिल्कुल विपरीत, यानी कोई भी दो प्रजातियों के जो शारीरिक गुण है वह एक जैसे देखने को नहीं मिलते हैं, ऐसा हैडन कहते हैं। दूसरी जो परिभाषा है, रेस डिनोट्स ब्रीड नॉट कल्चर, यानी ग्रिफिथ टेलर द्वारा ये परिभाषा दी गई है कि जो प्रजाति है वह नस्ल को प्रकट करती है, न कि सभ्यता को। सभ्यता के अंतर्गत हमारा खान पान, रहन सहन और रीति रिवाज आते हैं। और ब्रीड के अंतर्गत हम देखें तो हमारी चेहरे की बनावट, हमारे शरीर का आकार, हमारे बाल, हमारी त्वचा का रंग, या फिर हमारे आंखों का आकार, ये सब चीजें जो है वह नस्ल के आधार पर प्रकट होती है। यानी हम शारीरिक गुणों के, हमारे अंतर्गत शरीर के अंतर्गत की जो विशेषताएं हैं उनको तो हम नस्ल के अंतर्गत प्रकट करते हैं। और जो हम खान पान, रहन सहन, वो जो होते हैं वह हमारे कल्चर का हिस्सा होता है। इसलिए कहा गया है कि जो रेस है यानी जो प्रजाति है वह नस्ल को प्रकट करती है कि वह दिखने में शारीरिक किस प्रकार के गुण है उसके। ये कदापि इसका अर्थ नहीं होता है कि रेस का अर्थ केवल हमारा खान पान क्या होगा या रीति रिवाज किस प्रकार से होंगे, तो वह नस्ल नहीं कह जाएगी। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर देखें कि
चाहे हम भीलों को देखें, चाहे हम गरासिया को देखें, चाहे हम मीणा को देखें, तीनों का जो है वह कल्चर अलग अलग है। तीनों का कल्चर अलग अलग है, लेकिन हो सकता है कि शारीरिक गुणों में आपको कुछ विशेषता देखने को मिले तो वह इक्वल होती है। तो शारीरिक गुणों के अंतर्गत अगर बदलाव है तो हम उसको अलग अलग नस्ल के कहेंगे कि भाई ये इस नस्ल का व्यक्ति है, जैसे कि कोई मंगोलॉइड होगा, कोई काकेशाइड होगा, और कोई निग्रो टाइप का होगा, यानी निग्रो के समान कोई काला होगा, कोई मंगोलॉइड के समान पीली त्वचा का होगा, या फिर काकेसाइड के समान कोई जो होगा वह श्वेत यानी सफेद त्वचा का होगा। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेस रहती है वह डिनोट्स करता है ब्रीड्स को, न कि कल्चर को। नेक्स्ट तीसरी जो परिभाषा है, वह परिभाषा जो दी गई है वह दी गई है ब्लांस्की, whose physical traits are different from those of other combination। यानी ब्लांस की परिभाषा कहती है कि मानव प्रजाति का वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों के आधार पर किया जाता है। यानी वह दिखने में कैसा है, उसके शारीरिक लक्षण, उसके नैन नक्श यानी उसकी आंखें, उनके होठ, उनकी त्वचा का रंग, उनके बाल, उनकी हाइट, इन आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो प्रजाति है वह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसके अंतर्गत शारीरिक लक्षणों का संयोग, यानी जो नेचुरल ट्रेट्स है वह एक जैसे देखने को मिलते हैं, और जिन्हें आनुवंशिक शारीरिक लक्षणों के आधार पर हम पहचान सकते हैं। यानी हम आसानी से उसको पहचान सकते हैं कि इनके अंतर्गत शारीरिक जो गुण है वह एक प्रकार की देखने को मिलते हैं। अब हम प्रजातियों की कुछ विशेषताओं की बात करते हैं कि प्रजातियों के अंतर्गत कौन कौन सी विशेषताएं देखने को मिलती है। तो सबसे पहले जैविक की अवधारणा, यानी एक प्रकार का बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट का अर्थ होता है कि ये जो एक प्रजाति के अंतर्गत जितने भी जो नेचुरल ट्रेट्स मिलते हैं, यानी जो शारीरिक लक्षण मिलते हैं, वह उसने अपनी पीढ़ियों से मिलते हैं, यानी हस्तांतरित होते हैं, और जन्म के साथ ही उसके शरीर के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। दूसरी जो परिभाषा दे रखी है शारीरिक विशेषताएं, शारीरिक विशेषताओं का अर्थ होता है कि जितने भी जो एक प्रजाति है, उन प्रजाति के अंतर्गत जितने भी जो शारीरिक गुण मिलेंगे या शारीरिक जो विशेषताएं देखने को मिलेगी, वह सभी में आपको एक समान सी देखने को मिलेगी। शारीरिक गुणों की विशेषता एक समान रहती है, यानी निग्रो समुदाय के जितने भी लोग होंगे उन सभी में आपको त्वचा का रंग काला देखने को मिलेगा। इसके अलावा साथ ही साथ उनके बाल जो हैं आपको घुंघराले मिलेंगे, जबड़े थोड़े से बाहर की ओर निकले हुए मिलेंगे, और उनकी जो त्वचा का रंग है वह काला देखने को या डार्क ब्राउन जो है देखने को मिलेगा। तो ये कुछ विशेषताएं जो है वहां कॉमन आपको देखने को मिलेगी। फिर है शारीरिक गुण वंशानुक्रम द्वारा हस्तांतरण, यानी एक जो प्रजाति है उस प्रजाति के अंतर्गत जो शारीरिक गुण पाए जाते हैं वह वंशानुक्रम द्वारा हस्तांतरित। वंशानुक्रम का हस्तांतरित का अर्थ होता है कि एक प्रजाति के अंतर्गत जितने भी गुण मिलेंगे वे सारे के सारे गुण जो होंगे उसको अपनी पिता या माता के द्वारा प्राप्त होता है, यानी माता पिता के गुण संतानों में जाएंगे, और इसी कारण माता पिता और उसी के समान उनकी जो संतानें हैं वह देखने को मिलेगी। फिर है पर्यावरण पर का इन गुणों पर कम प्रभाव, यानी इसका अर्थ यह है कि अगर हम किसी निग्रो को श्वेत प्रदेशों के अंतर्गत, या फिर हम कह सकते हैं कि जो श्वेत लोगों का जो क्षेत्र है या यूरोप के अंतर्गत अगर हम इन निग्रो को भेज दें तो उनकी त्वचा का रंग आपको सफेद नहीं होते हुए देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है ये कि जो काले रंग के हैं, यानी रंग जो है जलवायु के आधार पर परिवर्तित हुआ है। यानी अगर हमारा रंग जो है वह जलवायु के कारण अगर कह सकते हैं कि काला है, तो हो सकता है कि हम धूप से कुछ दिन बचे रहे हैं तो हमारी जो त्वचा का रंग है वो श्वेत या सफेद हो सकता है। लेकिन इन लोगों को जो एक प्रजाति विशेष से बिलोंग करते हैं, इनको आप किसी भी इन्वायरमेंट के अंतर्गत ले जाइए, उनके अंदर जो शारीरिक गुण है वो नहीं बदलने वाले। यानी जिनकी हाइट कम है, ऐसा नहीं है कि उनको किसी दूसरे क्षेत्रों के अंतर्गत लेके जाओ और उनकी हाइट जो है एकदम से बढ़ जाए। तो पर्यावरण का जो प्रभाव है इन गुणों में बहुत कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो है एक बड़े समूह में समान विशेषताएं,
यानी जो प्रजाति है उन प्रजाति के अंतर्गत कह सकते हैं उनका एक ग्रुप पाया जाता है और एक बर्ड, यानी एक प्रजाति कहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सी टर्म ये है कि उनका एक बहुत बड़ा समूह हो, यानी एक ग्रुप हो, वो संख्या में इतने हो कि उन्हें एक प्रजाति के रूप में देख सकते हैं। यानी 4 5 10 लोगों के समूह के अंतर्गत अगर अगर एक जैसी शारीरिक विशेषता मिलती है, यानी सभी का जो रंग है वह एक जैसा है, तो या एक जैसी शारीरिक विशेषता है, तो उसे हम एक प्रजाति नहीं कह सकते। प्रजाति होने के लिए जरूरी है कि उनका एक बहुत बड़ा समूह हो और उस समूह के अंतर्गत जितने भी जो लोग रहते हैं उनमें शारीरिक विशेषताएं या नेचुरल जो ट्रेड्स है वह आपको इक्वल देखने को मिले। फिर है विशेषताएं, यह स्व प्रजाति के अंतर्गत ही विवाह करते हैं। स्व प्रजाति के अंतर्गत विवाह करते हैं इसका अर्थ यह हुआ कि अगर वे किसी दूसरी प्रजाति, जैसे कि अगर कोई काले रंग की जो प्रजाति है निग्रो है, उनका विवाह जो है वह श्वेत रंग के प्रजाति के अंतर्गत हो जाता है, तो उनके जो जेनेटिक जो चेंजेस है वह उनके अंतर्गत देखने को मिलते हैं। शारीरिक गुणों का इस प्रकार से नेचुरल जो ट्रेड्स है उसका स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर हो जाता है, तो श्वेत प्रजाति के गुण जो है वह आपको काली प्रजाति के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। इसलिए ये जो लोग होते हैं वह एक ही प्रजाति के अंतर्गत अपना विवाह करते हैं ताकि शारीरिक गुणों का जो बदलाव है वह एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति के अंतर्गत न हो। तो इस प्रकार की विशेषताएं देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं कि क्या कारण है कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग है। तो एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग है उसमें सबसे पहला जो है वह है जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन का अर्थ होता है कि किसी भी प्रजाति के मूल जो शारीरिक लक्षण होता है, यानी वो जो जन्म के साथ लेकर उत्पन्न होता है, उसके जो जीन्स है उस जीन्स के अंतर्गत वह मिल जाता है और जीन्स के अंतर्गत जो चेंजेस आया है वह भावी पीढ़ियों में लगातार चलता रहता है। उसमें हल्का फुल्का चेंज भी आता रहता है, लेकिन जो चेंज आता है वह जो आता है वह नेचुरल सिलेक्शन पे आता है। तो सबसे पहले जैसे नेचुरल सिलेक्शन का अर्थ होता है कि जीन्स के अंतर्गत अगर वह प्रजाति माइग्रेट कर जाती है, तो माइग्रेट हो जाने के बाद उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। किसी भी प्रजाति में अनेक प्रकार के और अनेक स्वभाव के जो व्यक्ति है वह मिलते हैं। कई बार माइग्रेशन में भी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि एक बाधा के रूप में जलवायु को माना जा सकता है कि एक प्रकार से एक बार के बाद दूसरी जो जलवायु बदलती है तो उसमें एडजस्ट करने के लिए, यानी कोई गर्म क्षेत्र है उसके बाद वहां पर ठंडा क्षेत्र आ गया, तो सामंजस्य स्थापित हो यानी एडप्शन के अंतर्गत थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इस प्रकार से जो नवीन जो चेंजेस आ रहा है, यानी क्लाइमेट के अंतर्गत चेंज आया और चेंज हो गया या माइग्रेट हो गया, तो माइग्रेट होगा तो जो निर्बल होगा, जो रोगी होंगे उन व्यक्तियों को पीछे छोड़ दिया जाएगा और जो सबल होंगे और सुदृढ़ होंगे वो आगे बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे स्थिति में जैविक परिवर्तन होता रहता है, जो कमजोर हो है वो पीछे छूट जाता है और जो मजबूत होते हैं वो आगे चल जाता है। तो इस प्रकार से जैविक परिवर्तन की जो क्रिया होती है वह शारीरिक मानसिक सुडौलता और दृढ़ता का विकास करती है, यानी जो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी मजबूत होता है वह तो आगे बढ़ जाता है और जो कमजोर होता है वह पीछे रह जाता है। इसलिए एक प्रजाति दूसरी प्रजाति से अलग रहती है। दूसरा जो है वह है प्राकृतिक चरण। प्राकृतिक चयन का अर्थ होता है कि वे जो है लोग, यानी वे जहां पर जहाँ रहते हैं या किस प्रकार से जिस ही क्षेत्र के अंतर्गत रहते हैं, तो उन्होंने नेचुरली तरीके से अपने क्षेत्र का चयन किया है। इस कारण उनका उसके अंदर विशेषताएं जो पाई जाती है वह दूसरे से अलग पाई जाती है। फिर है फ्लो ऑफ वेसल्स, यानी जेनेटिक जो गुण है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत किस प्रकार से पहुंचते हैं। फिर यौन चयन का अर्थ होता है कि किस प्रकार से उनके शारीरिक जो संबंध है वह दूसरी प्रजाति के साथ रहते हैं। ये भी एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति को अलग करता है। इसके अलावा प्रजातीय मिश्रण, दो या दो से अधिक प्रजातियों का जब मिश्रण होता है, उनके साथ संबंध स्थापित होता है, तो एक नई प्रजाति आपके सामने नजर आती है। तो ये कुछ विशेषता है। फिर हम बात करते हैं कि प्रजाति क्या है। तो प्रजाति ने को हमने पढ़ा कि एक प्राणी शास्त्री यानी एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है और इसका निर्धारण एक बहुत बड़े समूह के अंतर्गत पाए जाने वाले आनुवंशिक और शारीरिक गुणों के आधार पर होता है। यानी एक ऐसा समूह या लोगों का एक ऐसा समूह जिसके अंतर्गत शारीरिक विशेषता एक समान पाई जाती है। शारीरिक विशेषता एक समान पाए जाने का अर्थ होता है कि सभी प्रजाति के जो लोग हैं, यानी वो हाइट
सभी की एक समान हो, त्वचा का रंग लगभग एक समान हो, बाल एक समान हो, होठ या नाक का आकार एक समान हो, जबड़ा एक समान हो। तो इस प्रकार की विशेषता अगर समान रूप से लोगों के समूह में मिलती है तो उसे हम एक प्रजाति कहते हैं। तो इसका वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, तो उसके अंतर्गत जैसे कि सबसे पहला है फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी बाह्य शारीरिक लक्षण। अब बाह्य शारीरिक लक्षण का अर्थ होता है वे शारीरिक लक्षण जो हमें दिखाई देते हैं। जैसे कि हम बात करें कि बाह्य शारीरिक लक्षणों के अंतर्गत कुछ ऐसे शारीरिक लक्षण होता है जो व्यक्ति भिन्नता को दिखाती है, लेकिन ये अत्यल्प देखने को मिलती है, यानी बहुत कम रूप में आपको इस प्रकार की भिन्नता देखने को मिलती है। अब ये बाहरी जो तत्व है कौन कौन से हैं, तो बाहरी तत्वों को हम इस प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं कि वह कौन कौन से तत्व हैं। तो उसके अंतर्गत हम रखेंगे कि जैसे कि त्वचा का रंग जो बाहर से हमें अलग करता है, यानी एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग करने में त्वचा का रंग है। बाल का आकार कितना है, कैसा है, घुंघराले है, सीधे है या गुच्छेदार है। कद उनका किस प्रकार का है, मझला कद है, लंबा कद है या छोटा कद है। मुखाकृति यानी वह ओवल शेप में है या राउंड शेप में है या स्क्वायर शेप में है। इसी प्रकार से नेत्रों का रंग, नेत्रों का रंग किस प्रकार का है, यानी वह जो कह सकते हैं कि उनका जो रेटिना है वो ब्लैक कलर का है या फिर नीले रंग का है या फिर भूरे रंग का है। होठ मोटे हैं या पतले हैं। नाक किस प्रकार की है, नासिका सूचकांक यानी नेजल या नोज इंडेक्स किस प्रकार का है। सेफलिक इंडेक्स जबड़ों के उभार, कपालिक क्षमता, ये सभी जो आधार है, इन आधारों के आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं कि एक प्रजाति जो है वह दूसरी प्रजाति से किस प्रकार से अलग देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं शरीर के कद। शरीर के कद के आधार पर बात करें कि शरीर के आधार पर, तो कद के आधार पर हम तीन प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं और एकदम आसान तरीके से इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। यानी लंबे कद वाली प्रजाति, मझले कद वाली, और एक है नाटे कद वाली प्रजाति। तो भिन्न भिन्न कद के लोगों को भिन्न भिन्न प्रजाति का वंशज माना जाता है। जैसे कि ठिगने या जो नाटे कद के जो लोग होते हैं वह प्रारंभिक प्रजातियों में पाए जाते हैं, और लंबे कद के जो है वह विकसित प्रजातियों के अंतर्गत देखने को मिलता है। यानी जो सबसे प्राचीन जो प्रजातियां हैं वहां पर आपको छोटे कद के लोग देखने को मिलते हैं, और जो अभी वर्तमान के अंतर्गत जो विकसित प्रजातियां, जो नई प्रजातियां मानी जाती है, वहां पर आपको लंबे कद के लोग देखने को मिलते हैं। तो हाइट जो है, जो एक कंपोनेंट्स है जिसके बिहाफ पे हम किसी प्रजाति का वर्गीकरण कर सकते हैं। दूसरा जो वर्गीकरण है, अब इसी वर्गीकरण की बात करें कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये किसके द्वारा किया गया था, तो हाइट के बिहाफ पे जो क्लासिफिकेशन किया गया था वह टॉपिनार्ड नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था, जो मानव शास्त्री यानी एक प्रकार के एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। और इन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने यह वर्गीकरण प्रस्तुत किया कि हाइट के आधार पर हम प्रजातियों को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो इनका जो वर्गीकरण है वह इस प्रकार से इन्होंने चार भागों के अंतर्गत डिवाइड किया। नाटा कद जो 160 सेंटीमीटर से कम थे, मझला, लंबा और अत्यधिक लंबा। इस प्रकार से चार भागों के अंतर्गत टॉपिनार्ड ने कद के आधार पर अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह है बालों की बनावट के आधार पर, कि बाल किस प्रकार के हैं। जैसो इसको आप देख सकते हैं एकदम सीधे बाल है, थोड़े से घुमावदार हैं, थोड़े क्यूरली है, और तो कह सकते हैं कि एकदम घुंघराले प्रकार के देखने को मिलते हैं। इस प्रकार की जो वर्गीकरण है, यानी केसों की बनावट जो है उस पर पर्यावरण का प्रभाव बहुत कम देखने को मिलता है। और जो बाल होते हैं, यानी पर्यावरण का प्रभाव का अर्थ होता है, ये कहने का अर्थ ये है कि हम किसी क्लाइमेट के अंतर्गत जाए और बाल हमारे सीधे हो जाए या फिर लहरदार हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो चाहे हम ठंडे क्षेत्रों में चले जाए, चाहे हम गर्म क्षेत्रों के अंतर्गत चले जाए, हमारे जो बाल हैं वह सेम रहते हैं। उस पर इन्वायरमेंट का जो प्रभाव है बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वह किसके द्वारा किया गया, तो विल्स एंड हाइजर द्वारा इस प्रकार का वर्गीकरण किया गया, और इन्होंने 5 प्रकार से इनको विभक्त किया है। सीधे केस वाले, यानी बाल एकदम सीधे हैं, तो किसके अंतर्गत, काकेसाइड और मंगोलॉइड में पाए जाते हैं सीधे बाल। काकेसाइड और मंगोलॉइड यानी यूरोपियन और जो चीन जापान के जो लोग हैं वहां पर रहने वाले लोगों में इस प्रकार के बाल पाए जाते हैं। लहर पॉलिनेशियन यानी ऑस्ट्रेलिया के आसपास रहने वाले, द्रविड़ दक्षिणी भारत के अंतर्गत रहने वाले, और मेडिटेरियन सी के आसपास रहने वाले लोगों के बाल लहरदार होते हैं। घुंघराले बालों की बात करें तो पश्चिमी एशिया और यूरोप और भारत के लोगों के
बाल जो है वह घुंघराले देखने को मिलते हैं। ऐठनदार या किंकी जो है और ऊनी, ये तो दोनों ही आपको निग्रो के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी जो सिर की त्वचा के साथ एकदम बिल्कुल भी चिपके चिपके हुए या ऊन के समान जो बाल होता है वह यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बालों के आधार पर जो एक ग्रुप को यानी ह्यूमन के ग्रुप्स को या रेस के ग्रुप को दूसरे से अलग करते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह आंखों की रंग के आधार पर है। आंखों की रंग और बनावट यानी आंख के अंतर्गत जो पुतली है वह किस रंग की है, वह हरी है, नीली है या भूरे रंग की है, उसके आधार पर इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो जिस प्रकार से कहा गया है कि जो निग्रो है उन निग्रो प्रजाति के अंतर्गत जो पुतली का रंग जो है वो काला देखने को मिलता है। काकेशियन के अंतर्गत उनकी आंखें नीली होती है, वह हल्के भूरे रंग की देखने को मिलती है। तो इस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। फिर हम अगर आकार की बात करें तो कुछ की आंखें बादाम की तरह तिरछी होती हैं, जैसे कि जापान और उत्तरी अफ्रीका के लोग जो मंगोल प्रजाति के हैं उनकी आंखें अध खुली रहती है। भारतवासियों की आंखों का रंग काला पाया जाता है। तो इसी आधार पर हम प्रजातियों को आंखों के रंग के आधार पर विभक्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये रेटिना है और रेटिने के आधार पर हम इस प्रकार से प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो वर्गीकरण है वह त्वचा की रंग। तो त्वचा के रंग के आधार पर कुछ व्हाइट काकेशियन होते हैं, ब्लैक निग्रो है, येलो जो है वह आपको मंगोलॉइड के अंतर्गत देखने को मिलेगा, रेड इंडियंस जो है वह ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत देखने को मिलेगी। तो रेस इज नॉट ए सोशल कॉन्स्ट्रक्ट, सोसाइटी इज ए रेशियल कॉन्स्ट्रक्ट, यानी अलग अलग प्रजातियों ने सोसाइटी का निर्माण किया है। रेस जो है वह सोशल कॉन्स्ट्रक्ट नहीं है। तो इस प्रकार से इसका वर्गीकरण किया जाता है रंग के आधार पर। रंग को निर्धारित करने वाले जो तत्व हैं ये तीन तत्व हैं, मेलेनिया, कैरोटीन और हीमोग्लोबिन। ये तीन जो तत्व हैं ये डिसाइड करता है कि आपकी जो त्वचा है उस त्वचा का रंग जो है वह किस प्रकार का होगा। अगर आपकी त्वचा के अंतर्गत मेलेनिया अधिक है तो रंग आपका काला होगा, कैरोटीन है तो रंग पीला, और इसी प्रकार से हीमोग्लोबिन की अधिकता है तो आपका रंग जो है श्वेत या गोरा देखने को मिलता है। त्वचा पर पर्यावरण का प्रभाव पड़ता है, जैसे कि अगर हम लगातार धूप में हैं तो त्वचा का रंग श्वेत, पीला और काला हो सकता है। रंग के आधार पर हम इसकी श्रेष्ठता तो नहीं कर सकते, यानी हम कलर के बिहाफ पे प्रजातियों का वर्गीकरण करें तो कह सकते हैं। तो कई बार कहा जाता है कि जो काले रंग के होते हैं उनके अंतर्गत दिमाग नहीं होता है, तो इस प्रकार की बात गलत होती है। यानी व्यक्तियों और प्रजातियों की त्वचा के रंग पर मानसिक क्षमता में कोई संबंध नहीं होता है। यानी श्वेत रंग के जो लोग होते हैं वह होशियार होते हैं और काले रंग के जो होते हैं वो कमजोर होते हैं, ऐसा नहीं कहा जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मुखाकृति, यानी मुख की आकृति किस प्रकार की है। तो यहाँ पर जिस प्रकार से दे रखा है संक्रामुख है, संक्रिय सिर के साथ। मानव मुख निचला जबड़ा आवश्यक भिन्नताएं प्रस्तुत करता है, किसी का चेहरा लंबा हो सकता है, किसी का चौड़ा हो सकता है, किसी का गोल हो सकता है। तो निग्रो जो है उनका जबड़ा जो होता है वह बाहर की ओर निकला रहता है। मंगोलाइड जो लोग होते हैं वह मध्यम, और काकेशियन जो होते हैं वह कम उभरे हुए जबड़े वाले होते हैं। तो इस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो जबड़ा है जैसे कि काकेशियन है तो काकेशियन कुछ इस प्रकार से दिखते हैं, निग्रोइड इस प्रकार से दिखते हैं और मंगोलॉइड इस प्रकार से दिखते हैं। तीनों की जो चेहरों की जो बनावट है वो आपको अलग अलग प्रकार की देखने को मिलेगी। जैसे कि जो नाक को अगर देखा जाए तो नाक और होठ दोनों ही आपको निग्रोइड के अंतर्गत मोटे देखने को मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा पतला सा नाक है और यहाँ पर देखिएगा पतले से होठ देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से बालों के रंग के आधार, बालों के बालों की आकृति, त्वचा का रंग, नाक, आंख, सभी के आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। जबड़ों की अगर बात करें तो जबड़ों की जो कह सकते हैं कि आकृति किस प्रकार की रहती है, तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि अगर हम काकेशाइड की बात करें तो उनकी जो ये ठोडी और कह सकते हैं ललाट जो है एक सीध में मिलता है, लेकिन निग्रोइड के अंतर्गत देखिएगा कि बिल्कुल भी कह सकते हैं कि ये जो जबड़ा है वह थोड़ा सा अंदर की ओर दसा हुआ रहता है, होठ जो है वह बाहर की ओर निकले हुए रहते हैं। तो इस प्रकार से हम ग्रेड्स को डिसाइड कर सकते हैं। फिर है होठ का आकार। तो होठ के आधार पर उनकी मोटाई को रखा जाता है। निग्रोइड
इसके अंतर्गत कह सकते हैं कि बहुत मोटे होठ देखने को मिलते हैं, फूले हुए मिलते हैं और बाहर की ओर उल्टे हुए देखने को मिलते हैं, जिसमें होठ का किनारा जो है बहुत स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा यूरोपियन जो है यानी जो काकेशियन है उनके होठ जो है कुछ इस प्रकार के नजर आते हैं। अफ्रीकन जिसको हम निग्रो कहते हैं उनके होठ इस प्रकार के हैं। तो दोनों के अंतर्गत होठों की जो साइड का जो हिस्सा है उसको भी इस प्रकार से देख सकते हैं, यानी ठोडी को हम नाक से इस प्रकार से मिला सकते हैं यूरोपियंस के अंतर्गत। लेकिन जो अफ्रीकन यानी जो निग्रो है वहां पर कह सकते हैं कि उनका होठ जो है थोड़ा सा अंदर की तरफ गया हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार से होठों के आधार पर भी हम प्रजातियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। फिर सिर की बनावट की बात करते हैं। तो सिर की बनावट को प्राप्त करने के लिए सेफलिक इंडेक्स का यूज किया जाता है। तो उसकी यूज करने का तरीका क्या है, सिर की चौड़ाई को 100 से गुणा करते हैं और फिर लंबाई का भाग देते हैं। तो उसके आधार पर हमें पता चलता है कि लंबा सिर है या चौड़ा सिर है या मध्यम सिर है। चौड़ा सिर यानी लंबा सिर है वह निग्रो के अंतर्गत मिलेगा, चौड़ा जो है वह मंगोल के अंतर्गत, और मध्यम सिर जो है वह आपको श्वेत प्रजाति के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो इसी प्रकार से देखा जा सकता है कि जब हम गणना करेंगे तो गणना के आधार पर जो सेफालिक इंडेक्स बिलो 75 आएगा तो उसे डोलिचोसेफालिक कहेंगे। 75 से 80 के बीच में आएगा तो उसे मीजोसेफालिक कहेंगे। और अगर 80 से अधिक आता है तो उसे ब्राचिसेफालिक के नाम से जाना जाएगा। तो ये एक तरीका है जिससे हम जो प्रजाति है उनका हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे नापा जाता है सेफालिक इंडेक्स को नापने का तरीका, हेड की जो चौड़ाई है दोनों कान के ऊपर से, लंबाई जो है ललाट से पीछे की तरफ, और उसको 100 से गुणा करते हैं। जो मान आता है उसके आधार पर हम उसे डोलिचो, मीजो और ब्राची इसके अंतर्गत कन्वर्ट करते हैं। ये रहा एक और तरीका जिसको हम कह सकते हैं कि ब्राचीसेफालिक का इस प्रकार से सिर होगा, मीजोसेफालिक इस प्रकार का होगा, और लॉन्ग हेडेड जो डोलिचोसेफालिक होंगे उनका हेड इस प्रकार से होगा। दिखने में कुछ इस प्रकार के उनके चेहरे होंगे। आगे बढ़ते हैं, कपालधारिता यानी क्रानियल इंडेक्स। इसका अर्थ होता है कि उसकी कपाल के अंतर्गत कितना जो मटेरियल है चाहे लिक्विड के फॉर्म में हो या फिर सरसों के दाने या राई के दाने डालकर देखा जाता है, यानी उसके अंतर्गत कितना लिक्विड आ सकता है। तो 1450 सेंटीमीटर जो है यूरोप में पुरुषों के कपाल की औसत धारिता देखने को मिलती है। स्त्रियों की जो कपाल धारिता है वह कम देखने को मिलती है, यानी अंदर से कह सकते हैं कि जो स्थान जो है वह स्त्रियों के अंतर्गत कम है, महिलाओं के अंतर्गत की अपेक्षा पुरुषों के अंतर्गत ये कम ज्यादा देखने को मिलता है। तो ये आधार है स्कूल के आधार पर। नाक की आकृति, नाक किस प्रकार की है, तो लंबी चौड़ी पिचकी हो सकती है, और इसको ज्ञात करने के लिए हम नेजल इंडेक्स यूज करते हैं। हेडन ने नेजल इंडेक्स का यूज किया था। नेजल इंडेक्स को ज्ञात करने के लिए क्या करता है, नाक की चौड़ाई को 100 से गुणा करते हैं और नाक की लंबाई का उसके अंतर्गत भाग दिया जाता है। जो लेप्टोराइन है 55 से 70 का मार्क आएगा, जो मीजोराइन है उसके अंदर 70 से 85 का मार्क आएगा, और इसी प्रकार से प्लेटोराइन है वह 85 से अधिक अगर उसका इंडेक्स आता है तो उसको इसके अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं। तो ये कुछ आधार है जिस आधार पर हम प्रजातियों का वर्गीकरण करते हैं, और इस प्रकार से प्रजातियां जो है विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की देखने को मिलती है।